अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ यूरिया इज़ मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ये हमारा आज का सवाल है और इसके लिए सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इस फर्टिलाइज़र की? इसे हम फर्टिलाइज़र कहते हैं, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र है, ठीक है। इसकी खसूसियत में ये बात शामिल है। दूसरी बात, इसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी है 46.6% नाइट्रोजन होती है। और एक और चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और इसकी पानी में सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे केमिकल्स तैयार करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो इसका 90% यूज़ है ना वो आपका फर्टिलाइज़र में ही होता है, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं, इसकी अगली जो डिस्कशन आती है वो हमारे पास है कि जी रॉ मटेरियल क्या चाहिए इसमें रॉ मटेरियल दो चीज़ें हैं जी हमारे पास, एक अमोनिया है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं कि हैबर प्रोसेस है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा कि हैबर प्रोसेस में होता है क्या जी। अमोनिया को कहते हैं हैबर प्रोसेस में तैयार करते हैं, हैबर प्रोसेस के लिए तैयार होता है, इसका नाम है अमल का इसको कहते हैं हैबर प्रोसेस। इसमें सबसे पहली बात, ये एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का होता है और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है। और इनको कहते हैं, क्या करते हैं इन दोनों गैसेस को कहते हैं आयरन कैटलिस्ट पे से गुजारते हैं और टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से होता है और टेम्परेचर के बाद प्रेशर जो है वो अप्लाई करना पड़ता है 200 एटमॉस्फेयर, तब जाके ये हैबर प्रोसेस मुकम्मल होता है और अमोनिया की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। और इसमें कहते हैं हाइड्रोजन तो आपको जो है ना बेसिकली बनानी पड़ती है और वो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मीथेन और स्टीम इन दोनों का मिलना होता है या मिलाया जाता है इंडस्ट्री में और इसको कहते हैं निकल कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारते हैं इसको दोनों को, तो फिर इस वजह से फिर कहते हैं ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। यानी कि मीथेन और स्टीम जो होता है ना, इन दोनों के रिएक्शन से निकल कैटलिस्ट पर गुजारने के बाद ये कहता है कि ये हाइड्रोजन ऑब्टेन होती है, ठीक है जी। ये था सारे के सारे प्रोसेस को बनाने का अमल। यहाँ पर इस प्रोसेस में बनाया क्या हमने, इसमें हमने सिर्फ अमोनिया गैस तैयार की है, ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल भी है। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या हमारे सामने है? इसके अलावा हमारे सामने कुछ प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि जी अमोनिया और रिएक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पहला जो अमल है उसमें जी कार्बन डाइऑक्साइड पास की जा रही है, कहाँ से? लिक्विड अमोनिया से, और किसमें? हाई प्रेशर पर गुजारी जा रही है और इसका नतीजा क्या बनता है जी? अमोनियम कार्बामेट। ये अमोनियम कार्बामेट आप देख रहे होंगे, ये अमोनियम कार्बामेट जब बनेगा तो इसमें लिक्विड अमोनिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का आपस में हाई प्रेशर के ऊपर जाकर रिएक्शन होगा और हीट करके ये आप तैयार करेंगे अमोनियम कार्बामेट। इसके बाद दूसरा अमल है यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया बनाने का दूसरा जो स्टेप है उसमें यूरिया बनाया जाता है। जब अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं, आप बना लेते हैं, उसको वेपोरेट करवाना पड़ता है और उसको गर्म किया जाता है और इसके बाद उसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है और डिहाइड्रेशन का नतीजा क्या निकलता है कि जी यूरिया बन जाता है, यूरिया फॉर्म हो जाता है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक तरीका है। उसके बाद आ जाए यूरिया की ग्रैनुलेशन के ऊपर बात आएगी। ग्रैनुलेशन का मतलब कि यूरिया को ग्रेन्स की फॉर्म में, दानों की शक्ल में लाना होता है। ये तीसरा स्टेप है। यानी इस अमल में होता क्या है, इस अमल में यूरिया जो होता है जिसे लिक्विड फॉर्म में जब लेकर आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि उसको इवेपोरेट करते हैं और ग्रैनुअल्स की फॉर्म में लाया जाता है। कैसे लाते हैं वो तरीका बता देता है कि जब आप यूरिया को कहते हैं, जो लिक्विड यूरिया होता है उसको कहते हैं ऊपर से टावर में से नीचे फेंकते हैं और प्रेशर से आता है वो नीचे, और हॉट करंट अफेयर जो है ना वो आप क्या करवाते हैं, नीचे से उस टावर के नीचे से गुजारा जाता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो जो लिक्विड जो होता है ना यूरिया वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। वो इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है उसका और उससे क्या बन जाते हैं, ग्रैनुअल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो आपके सामने मौजूद है। इसमें आप देखिएगा अमोनिया मौजूद है, लिक्विड अमोनिया, ठीक है। उसके अलावा इसमें चीज़ जो ऐड की गई है कार्बन डाइऑक्साइड है, लिक्विड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे देख रहे हैं आप, दोनों मिल रहे हैं। और इससे बनता क्या है रिएक्शन चैम्बर में? अमोनियम कार्बामेट बनता है, यानी रिएक्शन चैम्बर के अंदर। और इवेपोरेटर का काम होता है कि इवेपोरेटर का मतलब ये कि इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, इसमें स्टीम गुजारते हैं और उसके बाद आगे जाके यूरिया बनता है। यूरिया लिक्विड में होता है
और उसके बाद ग्रैनुलेटर एक बनाया हुआ है। ग्रैनुलेटर का काम होता है कि ये ग्रेन बनाने में हेल्प आउट करता है। और उसके बाद एक स्टोरेज है जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें यूरिया की ग्रैनुलेशन तक का मुकम्मल अमल बता दिया गया। इसके बाद आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिया। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन आप लिख लें। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिया, एक्सप्लेन इट्स इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसकी इंडस्ट्रीज़ पर भी बात करनी है आपने। सबसे पहले आती है बात इंपॉर्टेंस के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ एंड स्टेटस ऑफ यूरिया, कि इंपॉर्टेंस क्या है यूरिया की और इसका स्टेटस क्या है। ठीक है जी, ये आप इसको मेन हेडिंग के तौर पे बता सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसका इस्तेमाल जो है, यानी कि ये वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं और यूरिया, और इसकी इंपॉर्टेंस किस लिहाज से है। वो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। बहुत बड़ा जो सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं इसको, और जानवरों की खुराक में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फीड एडिटिव का मतलब होता है जो कि खुराक के तौर पे जमा हो जाए, खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि 90% जो यूरिया इस्तेमाल हो रहा है वो कहता है कि फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसकी अंदर क्या खूबी है, इसमें नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है। और इसके बाद यहाँ पे डिस्कशन की गई है कि इसकी जो नाइट्रोजन की कैपेसिटी है या नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से कहते हैं इसकी जो मतलब ज़रा रसान जो है ना, इसका असर वो नहीं है, नहीं ये नुकसानदेह नहीं है। और तमाम तरह की जो है ना वो आप इसको ज़मीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप किसी भी ज़मीन में और किसी भी ख़ास फसल के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। अच्छा जी, इससे अगले पेज पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो अगली डिस्कशन आ रही है वो आपके सामने है कि इसका सेफ़ स्टोरेज हम वो देखते हैं। सेफ़ स्टोरेज क्या है इसका, तो सेफ़ स्टोरेज कहता है ये कि इसमें जो मेन चीज़ है वो ये कि इसको हम नॉन टॉक्सिक कहते हैं, यानी नॉन टॉक्सिक है, एक्सप्लोसिव नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये सेफली स्टोर भी की जा सकती है और पानी के अंदर कहते हैं बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। इसलिए हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती है चीज़। इस वजह से इसको स्टोर करने का तरीक़ाकार बेहतर बनाया जाता है ताकि इसको पानी से दूर रखा जाए। अगली बात है जी एज अ रॉ मटीरियल। ठीक है जी, इसको रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आपको मैंने बताया था शुरू में कि इससे बहुत सारे केमिकल्स तैयार होते हैं। इससे अगला इस्तेमाल है एक्सप्लोसिव के लिए, इसको एक्सप्लोसिव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद अगला लास्ट में जो इस्तेमाल है वो रिडक्शन है, नॉक्स प्लूटेंट्स कहते हैं, NOx, नॉक्स मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को हम कहते हैं। तो इसको ऑटोमोबाइल सिस्टम जो है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है यूरिया को रिड्यूस करने के लिए, नॉक्स प्लूटेंट्स को। जब गैसेस बाहर आती हैं एग्जॉस्ट पाइप से, उसमें उस नॉक्स प्लूटेंट के अंदर नॉक्स प्लूटेंट को रिड्यूस करने के लिए कहते हैं ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ जो हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स पाकिस्तान में बताए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में 6 बड़े यूनिट्स हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उनमें से 4 बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। उनमें एक फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, एक एंग्रो केमिकल्स है, एक फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम। ठीक है जी, ये दाऊद हरकुलीस कंपनी। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे आप कह सकते हैं कि कंपनीज़ हैं जिनका बहुत बड़ा शेयर है मार्केट में पाकिस्तान की। फौजी फर्टिलाइज़र जो है उसका बहुत बड़ा शेयर है, उसका तकरीबन 59% मार्केट में शेयर है, शेयर होल्डर है। ठीक है, मार्केट के अंदर। तो इसके अलावा सब्सिडी प्रमोट करते हैं। जब हुकूमत जो होती है बनाती है ना यूरिया, तो वो उसके ऊपर अपनी जो कॉस्ट है वो कम कर देती है। ठीक है, और इसकी वजह से इंसान जो किसान है ना वो इसका इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी होती है। और उसके बाद ये इंडस्ट्री जो है वो किसानों को भी सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है और इससे इंडस्ट्री ये भी चलती रहती है गवर्नमेंट की जो है आप कह लें कि सपोर्ट से। और लेकिन यूरिया की जो प्राइस है वो बढ़ रही है लास्ट जो ईयर्स हैं उससे। तो ये इसमें जो था मुकम्मल इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो मैंने आपको बता दी और स्टेटस के बारे से डिस्कशन कर दी। इसके मतलब किसी का कोई सवाल हो तो बेटा वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम।